फीडिंग ऑफ हाई यील्डिंग काऊ एंड बफेलो, यानी हाई यील्डिंग काऊ एंड बफेलो की फीडिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फीडिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स ड्यूरिंग अर्ली लैक्टेशन। अब मिल्क एनिमल को अर्ली लैक्टेशन में कैसे फीड किया जाता है? जो रेट होता है मिल्क लेट डाउन का इन हाई यील्डर्स, दैट इज द एनिमल्स आर प्रोड्यूसिंग 50 kg ऑफ मिल्क पर डे in first 6 week of lactation. It is so high that the secretion of the nutrients into milk exceed the rate of uptake of nutrients from the digestive tract. ये आपकी लाइन कहना चाहती है कि जो रेट होता है मिल्क लेट डाउन का, मतलब मिल्क जो सिक्रीट हो रहा है फर्स्ट 6 वीक ऑफ लैक्टेशन में, उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिएंट सिक्रीट जो हो रहे हैं मिल्क में, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो एक्सीड करते हैं, वो कह सकते हैं ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट होते हैं मिल्क में, जितना कि वो एनिमल इनटेक करता है। अब जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होगा उसको कंपेंसेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं से उसकी भरपूरी करना पड़ेगा हमें उस न्यूट्रिएंट को। तो वो न्यूट्रिएंट कहाँ से जाता है? एनिमल की बॉडी रिजर्व से जाता है, और वो बॉडी फैट जो है एनिमल का, प्रोटीन, उसका मोबिलाइजेशन होता है, जिसके कारण उस एनिमल का वेट लॉस होता है। अगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा एनिमल का तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, अनइकोनॉमिक है। और जो एपेटाइट होती है, यानी भूख जो होती है एनिमल की अर्ली लैक्टेशन में, अप टू 8 वीक्स आफ्टर लैक्टेशन, आफ्टर काविंग ड्यूरिंग द अर्ली लैक्टेशन फॉर द पीरियड ऑफ 8 वीक्स, वो जो उसकी डाइट, और कह सकते हैं कैटल की एपेटाइट जो होती है एनिमल्स की, वो 2 to 3 kg पर डे डिक्रीज़ हो जाती है। सो जो न्यूट्रिएंट्स नीड जो एनिमल्स की होती है वो पूरी नहीं हो पाती है विद इन द एपेटाइट लिमिट। ये इट इज़ डिफ़िकल्ट, हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम उस 2 to 3 kg वो लेस जो इनटेक कर रहा है न्यूट्रिएंट फीड, उसमें हम पूरा उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर दें। पर्टिकुलरली कौन सी एनर्जी रिक्वायरमेंट को हमें फुलफ़िल करना होता है। ऑफ सच हाई यील्डर्स, मोर देन 15 kg ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन केस ऑफ कैटल, एंड 12 kg से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन दिया जाए मिल्क का इन केस ऑफ बफेलो, दैट दे आर कॉल्ड एज हाई यील्डर्स थ्रू नॉर्मल कंसनट्रेट मिक्सचर एंड फॉडर। ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। हाई एनर्जी डाइट फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत होती है, और चैलेंज फीडिंग को हमें एडोप्ट करने की ज़रूरत होती है इन सब के लिए। एडुकेट फाइबर आपको देना पड़ेगा, दैट इज़ 36% NDF होना चाहिए उसमें टोटल राशन का। ऐसा हमें राशन देना है जिसमें फाइबर कितना हो, 36% हो, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल फैट मेंटेन करने के लिए। और जितने भी काऊ एंड बफेलो हैं जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में रहते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 months ऑफ लैक्टेशन। और यहीं पर एक बात आती है, दैट इज़ चैलेंज फीडिंग। तो आप चैलेंज फीडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो चैलेंज फीडिंग जो होती है, ये 2 वीक बिफोर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ काविंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम स्ट्रीमिंग अप भी कहते हैं। मतलब काविंग से 2 हफ्ते पहले ही आप चैलेंजिंग फीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें आप करते क्या हैं, 500 ग्राम ऑफ फीड आप उसे पर डे देते हैं, और धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाते हैं। तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि पर 100 kg बॉडी वेट में उसको अगर 1 kg कंसनट्रेट नहीं मिलता है, तब तक बढ़ाते जाएंगे। मतलब अगर कैटल का वेट 400 kg है तो उसको 4 kg जैसे ही राशन मिलने लगता है कंसनट्रेट का, तो आप उसे स्टॉप कर देंगे वहीं पे। हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को फीड करने की ज़रूरत होती है एक अच्छा क्वालिटी का चैलेंजिंग राशन, ताकि वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल के हिसाब से प्रोड्यूस कर पाए। चैलेंज फीडिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव किया जाता है, कंडीशन किया जाता है। क्योंकि अभी एनिमल जो था ड्राई पीरियड में था, तो हम उसे कंसनट्रेट नहीं दे रहे थे, लेकिन अब कुछ दिनों बाद एनिमल क्या है, मिल्किंग स्टेज में आने वाला है, तो हम उसे अब कुछ दिनों बाद ड्राई फॉडर स्टार्ट करेंगे देना, कंसनट्रेट स्टार्ट करेंगे देना। तो हमें उसके जो ह्यूमन की डाइजेस्टिबल सिस्टम है उसे भी इम्प्रूव करना है, ताकि वो कंसनट्रेट के लिए भी एडप्ट कर पाए। इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ फीड टू एंड इतना देना है कि जो लैक्टेशन का जो हायर रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स का, वो उसे फुलफ़िल कर पाए। इतना आपको न्यूट्रिएंट्स पहले ही दे देना है। देन दैट इज़ ऑन द चैलेंजिंग राशन। स्ट्रीमिंग अप,
द इफेक्ट हैज़ बीन फाउंड, और इससे क्या पाया गया है कि मिल्क यील्ड लैक्टेशन में बढ़ जाती है और कंटिन्यूटी बढ़ जाती है। इन द लाइट ऑफ एडवांसमेंट, आज हम एडवांस हो चुके हैं, तो जो हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट है उसे हम ह्यूमन प्रोटीन डिग्रेडेबिलिटी से पता करते हैं। मोबिलाइजेशन जो बॉडी रिजर्व का होता है अर्ली लैक्टेशन में, उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय हाई फैट हाई प्रोटीन ऑयल सीड सच एज कॉटन सीड विच सप्लाई बोथ प्रोटीन एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड। बॉडी फैट मोबिलाइज ना हो इसके लिए आप अर्ली लैक्टेशन में क्या दे सकते हैं? हाई फैट कंटेंट एंड हाई प्रोटीन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, और सीरियल ग्रेन्स दे सकते हैं, जैसे ऑयल सीड दे सकते हैं और कॉटन सीड दे सकते हैं। ये उसे प्रोटीन भी प्रोवाइड करेंगे, लॉन्ग चेन एसिड्स भी प्रोवाइड करेंगे फॉर द पोस्ट र्यूमिनल डाइजेशन और बाईपास प्रोटीन एंड बाईपास फैट के लिए। नाउ फीडिंग सोयाबीन टू हाई यील्डिंग काउस एंड बफेलोज, आप सोयाबीन फीडिंग भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप काऊ को सोयाबीन देते हैं, क्योंकि सोयाबीन जो होता है आप उसे होल सीड के फॉर्म में भी दे सकते हैं, या तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड सोयाबीन मील भी दे सकते हैं काऊ को ड्यूरिंग लैक्टेशन टाइम पे। इससे होता क्या है, फर्स्ट 3 और 5 मंथ में ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाने से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो सोयाबीन रहता है इट इज़ रिच इन प्रोटीन एज वेल एज एनर्जी, एंड दीज टू आर द मेजर फैक्टर्स दैट टेक द एनिमल इन द नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। अब एक मिल्क काऊ है जो अच्छा खासा दूध दे रही है, तो आप उसे 6 kg कंसनट्रेट देंगे मिक्सचर। तो उस मिक्सचर में क्या क्या होना चाहिए? आपका 40% मेज़ होना चाहिए, 30% सोयाबीन मील होना चाहिए, 10% ग्राउंडनट मील होना चाहिए, 10% राइस पॉलिश होना चाहिए, 3% मिनरल मिक्सचर होना चाहिए, एंड 7% मोलास होना चाहिए। इन एडिशन टू दिस 1 kg ऑफ सोयाबीन देना है उसे, एंड 30 kg ऑफ ग्रीन फॉडर एंड एडलिव वीट स्ट्रॉ, जितना वो खा सकता है थ्रू आउट द 10 मंथ ऑफ लैक्टेशन। काउ जो यील्ड करता है 4836 kg ऑफ मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, तो उसकी बेटर मिल्क परसिस्टेंसी देखी गई है जब उसे 1 kg एडिशनल सोयाबीन खिलाया गया है। तो और इससे क्या होता है, उसमें एनर्जी की डेफिशिएंसी भी नहीं आती है, एंड एडिशनल प्रोटीन फ्रॉम 1 kg ऑफ होल सोयाबीन जब आप देते हैं तो। नाउ 20 kg अगर 20 मुर्रा बफेलोज हैं जो कि 9.2 kg मिल्क दे रही हैं पर डे, यूज टू एसेस द यूजफुलनेस ऑफ फीड, ये चेक करने के लिए देखा गया था 20 मुर्रा बफेलोज में कि फ़ैट देने से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है मिल्क प्रोडक्शन पर। तो स्टडी जो कंडक्ट हुई थी ये फॉर 11 वीक्स हुई थी। ये मिल्क फैट बूस्टर उन्होंने दिया 11 वीक्स के लिए। मिल्क फैट बूस्टर उन्होंने बनाया जो था वो सोयाबीन मील का था, जिसमें 60% सोयाबीन मील था, 60% सोयाबीन था, 30% सोयाबीन मील था, एंड मेज़ था 10%। और मेज़ का सीपी कितना था? 36% सीपी वाला, और एनर्जी एफिशिएंसी 10%। उन्होंने जब ऐसा फैट बूस्टर दिया, मिल्क फैट बूस्टर, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि हर एक एनिमल का जो फैट परसेंटेज था वो 6.69 से 7.48 के बीच में आ गया। तो ये कह सकते हैं दैट इट इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द मिल्क फैट परसेंटेज बट नॉट द मिल्क यील्ड। मिल्क यील्ड में कोई चेंज नहीं आया। मोस्ट ऑफ द हाई यील्डिंग काउस एंड बफेलोज आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ नेगेटिव एनर्जी बैलेंस ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ लैक्टेशन। तो जो पहले 3 महीने होते हैं कैटल्स में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होता है। तो उस केस में आप सोयाबीन फीडिंग एडवांटेजियस रहता है उनके मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए फॉर द बूस्टमेंट ऑफ मिल्क फैट परसेंटेज। Now some of the examples of the concentrated mixture are given. Here we are going to discuss about the groundnut cake, wheat bran, maize, oat, bajra, sorghum, gram chunies, concentrated ration 1 आप देख सकते हैं. Now the second is from the mustard cake, wheat bran and green gram chunies and mineral mixture and common salt. और तीसरा जो आपका है वो ट्रॉपिकोना चिप्स, ग्राउंडनट केक, ग्राम चुनी, राइस ब्राउन, मिनरल मिक्सचर एंड कॉमन सॉल्ट। तो आप कोई भी राशन को प्रेफर कर सकते हैं। फोर्थ इज़ फ्रॉम ग्राउंडनट केक, राइस ब्राउन, व्हीट ब्राउन एंड ग्राम हस्क। So these type of rations can be formulated on the basis of their desired resources you have, or what the source you want to feed as a concentrate. हाई यील्डिंग डेयरी कैटल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो 20 kg पर डे अगर कैटल ज़्यादा दूध दे रही है, 20 कैटल
कैटल अगर 20 kg पर डे दूध दे रही है और बफेलो 15 kg पर डे दे रही है तो उसे हम हाई यील्डिंग एनिमल की कैटेगरी में रखते हैं। और इनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो होता है लैक्टेशन और गेस्टेशन पीरियड के हिसाब से वेरी करता है। इसे हमने 5 फेजेस ऑफ में बांटा गया है फॉर द टू अटेन ऑप्टिमम प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ ऑफ डेयरी काउस। मिल्क यील्ड रिलेशनशिप ड्यूरिंग लैक्टेशन को 5 स्टेजेस में बांटा गया। तो पहली है अर्ली लैक्टेशन जो कि डे 1 से डे 70 तक की रहती है। इसमें मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और ये आफ्टर काविंग शुरुआत हो जाती है, दैट इज़ पोस्टपार्टम। फेज़ 2 जो होता है वो ड्राई मैटर इनटेक उसमें बहुत बढ़ जाता है, दैट इज़ 70 to 140 डेज़ आफ्टर काविंग। और यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन का डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीज़ होता है पोस्टपार्टम के बाद। स्टेज 3 जो है वो मिड और लेट लैक्टेशन जो होती है वो 140 to 305 डेज़ की होती है। यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन डिक्लाइन होता है पोस्टपार्टम के बाद। और ड्राई पीरियड आता है जिसमें 60 to 14 डेज़ बिफोर द नेक्स्ट लैक्टेशन ट्रांजिशन पीरियड आएगा। फिर 5 फेज जो होगा वो क्लोज ऑफ पीरियड होगा, दैट इज़ 14 डेज़ बिफोर द पार्चुरेशन से 14 डेज़ पहले। तो अगर हम इसको समराइज़ करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ऐसी कैटल्स जो कि 20 लीटर्स और उससे ज़्यादा दूध दे रही हैं और बफेलोज़ में 15 लीटर और वी कैन से 12 लीटर से ज़्यादा दूध दे रही हैं तो हाई यील्डिंग में आ जाएंगे। और ऐसे एनिमल्स का जो रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी और प्रोटीन का वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड द एनिमल्स आर रिमेन इन द नेगेटिव एनर्जी बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर और वी कैन से इनिशियल डेज एंड फॉर द पीरियड ऑफ 8 वीक्स उनका जो ड्राई मैटर इनटेक है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इन सब एनिमल्स के लिए आपको सोयाबीन मिल्क का यूज़ होने करना चाहिए, मिल्क फैट बूस्टर का यूज़ करना चाहिए फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फैट परसेंटेज एज दे आर हाई यील्डर्स, सो देयर इज़ अ डिक्रीमेंट।